हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर की जीके जीएस, जिसकी यह क्लास नंबर 14 है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हम है 13 क्लास जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जा करके सभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इससे जो प्रश्न है आपको देखने को 100% मिलेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो जीके जीएस पढ़ाने का तरीका है, एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसके साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सब का निपटारा यहीं पर करते हैं, ताकि परीक्षा में आपके कोई भी प्रश्न जो है गलत ना हो सकें। फ्रेंड्स, ऐसा पढ़ने का तरीका आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, और जो है इसलिए आपसे कह रहे हैं कि यह पूरी क्लास देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यह क्लास आपको सिलेक्शन तक जरूर पहुंचा देगी। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हालांकि जब उस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था तो 15वें वित्त आयोग के पूछा गया था। कौन सा? 15वें वित्त आयोग के। लेकिन हमने 16वां इसलिए रख दिया है क्योंकि इसमें 16वें वित्त आयोग का जो है गठन हो चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरविंद पनगड़िया। क्या हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अगर अध्यक्ष तुम्हारे पूछ ले तो इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, क्योंकि 16वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ था यह 2023 में जो है इसका गठन हो चुका है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम वित्त आयोग से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 को। कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 को। अगर आपसे पूछ ले कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ ले कि वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग या संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के 280 अनुच्छेद में। ये भी याद रखना, संविधान के 280 अनुच्छेद नंबर में तुम्हारा जो है वित्त आयोग है इसमें। अगर आपसे पूछ ले कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। अगर आपसे पूछ ले कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो तुम्हारे एनके सिंह थे। कौन? एनके सिंह, नंद कुमार सिंह। अगर आपसे पूछ ले कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये तुम्हारे अरविंद अरविंद पनगड़िया बने हैं, और अगर आपसे पूछ ले कि 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन बने हैं, तो यह तुम्हारे बने हैं ऋत्विक रंजन पांडे। ये भी याद रखना, क्योंकि जो है अध्यक्ष तो सब लोग याद कर लेते हैं, सचिव में जो है फंस जाते हैं। तो इसलिए भी सचिव भी आपको याद रखना है कि ऋत्विक रंजन पांडे जो हैं यह 16वें वित्त आयोग के सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो है यह कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बर्मिंघम इंग्लैंड। कहाँ पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में जो है तुम्हारे 2022 में जो है राष्ट्रमंडल खेल जो है इनका आयोजन हुआ था। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रमंडल खेल, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स। ये जो है अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 19 अप्रैल 1949 को। लेकिन जो है इसका पहली बार आयोजन जो है यह 1930 ओटोरियो कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1930 ओटोरियो कनाडा में। अगर पूछ ले कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत कब शामिल हुआ था, तो भारत जो है 1934 में शामिल हुआ था। ये भी याद रखना। ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल जो है भारत ने पहली बार कब खेले थे, तो 1934 में खेला था। ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि इसका जो राष्ट्रमंडल नाम पड़ा है ये डायरेक्ट जो है तुम्हारा 1930 से नहीं पड़ा है, इससे पहले इसके पुराने नाम जो है कुछ और हुआ करते थे। 1930 से 1950 तक इसका जो नाम था वह था ब्रिटिश अंपायर खेल। क्या था? ब्रिटिश अंपायर खेल। 1950 से 66 तक जो है इसका नाम हुआ करता था ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। लेकिन उसके बाद में 1978 से इसका नाम बदल कर रख दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स। तब से इसका जो है अब तक नाम जो है कॉमनवेल्थ गेम्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1024। 1 किलोबाइट जो है यह 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट के बराबर। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम MB, GB, KB जो है इन सबका निपटारा कर देंगे,
ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न जो है इससे गलत ना हो पाए। फ्रेंड्स, जीके जीएस पढ़ने का यह सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ में आपको उन सब सारे फैक्ट जो है पढ़ने को मिल जाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 0-1 जो बिट होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं बाइनरी डिजिट। क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट। अगर आपसे पूछ ले कि 4 बिट जो है ये किसके बराबर होता है, तो 1 निब्बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 निब्बल के बराबर। अगर आपसे पूछ ले कि 8 बिट जो है यह किसके बराबर होता है, तो 1 बाइट के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 बाइट के बराबर। फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न है यह बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है इनको नोट करके रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 1024 बाइट जो है यह किसके बराबर होता है, या 1000 या 1 केबी के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 केबी के बराबर। अगर आपसे पूछ ले कि 1 केबी जो है यह किसके बराबर होता है, तो 1024 केबी जो है यह 1 एमबी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 एमबी के बराबर। अगर आपसे पूछ ले कि 1024 एमबी जो है यह किसके बराबर होता है, तो यह तुम्हारा होता है 1 जीबी के बराबर, 1 गीगाबाइट के बराबर। अगर आपसे पूछ ले कि 1024 जीबी जो है यह किसके बराबर होता है, तो यह तुम्हारा होता है 1 टीबी के बराबर, 1 टेराबाइट। किसके? 1 टेराबाइट के बराबर, या 1 टेराबाइट के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ ले कि 1024 टेराबाइट जो है यह किसके बराबर होता है, तो यह 1 पीबी के बराबर होता है, यानी 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ ले कि 1024 पीबी जो है यह किसके बराबर होता है, तो 1 ईबी के बराबर होता है। इसको कहते हैं एक्जाबाइट, 1 एक्जाबाइट के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ ले कि 1024 ईबी जो है यह किसके बराबर होता है, तो तुम्हारा एक जीबी के बराबर, 1 जेडबी के बराबर होता है, 1 जेडबी। इसको कहते हैं जेट्टाबाइट, 1 जेट्टाबाइट के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ ले कि 1024 जेट्टाबाइट जो है यह किसके बराबर होता है, तो यह तुम्हारा बराबर होता है 1 योट्टाबाइट के। किसके? 1 योट्टाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अप्सरा। कौन सा? अप्सरा। यहाँ पर जो है प्रश्न में पूछा गया है प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर। क्या पूछा गया है? प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर, तो तुम्हारा अप्सरा हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता कि प्रथम प्रथम भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र, क्या पूछता? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाता तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या हो जाता? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये जो है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, तारापुर। लेकिन नाभिकीय रिएक्टर अगर पूछेगा तो अप्सरा ऑप्शन में लगाना है। इसका जो तारापुर है ये 1969 में जो है इसका गठन हुआ था। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 4 अगस्त 1956 को। कब निर्माण हुआ था? 4 अगस्त 1956 को। अप्सरा भारत की पहली नाभिकीय रिएक्टर थी। अगर आपसे पूछ ले कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन जो है 20 जनवरी 1957 को, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो है उद्घाटन किया था। और यह जो है तुम्हारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे परिसर में जो है बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अप्सरा जो है इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे परिसर में। ये भी याद रखना है। अब जो है अगर आपसे पूछ ले कि भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं, तो आपसे पूछ लेगा, तो पहला अगर पूछ लेगा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो यह तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यह जो है भारत का प्रथम है, अमेरिका की सहायता से जो है लगाया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, और यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछ ले कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में, और यह तुम्हारा जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कैगा, कर्नाटक। इस प्रकार से याद रखना, कैगा, कर्नाटक। अगर आपसे पूछ ले कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ पर है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। अगर आपसे पूछ ले कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो तुम्हारा गुजरात में है। काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में। इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है
यह कहाँ पर है? तो तुम्हारा कोटा राजस्थान में। कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में। अगर इसकी स्थापना पूछ लेता, तुम्हारी इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ पर है? तो यह तुम्हारा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। यह भारत का जो है नवीनतम भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नवीनतम। ये भी पूछ सकता है भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कुंडनकुलम नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह जो है रूस की सहायता से लगा था। किसकी सहायता से? रूस की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है किसकी सहायता से लगाया गया? तो यह तुम्हारा रूस की सहायता से लगाया गया। इसकी क्षमता जो है 2000 मेगावाट है। कितनी है? 2000 मेगावाट। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। इसलिए तुम्हारा जो कुंडनकुलम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे कई क्वेश्चन बन चुके हैं अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेट्रोजोआ को। मेट्रोजोआ जो है इनको प्राणी जगत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना। तेलंगाना जो है यह जो है 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत के कुछ प्रमुख राज्य हैं उनका गठन देखेंगे कब हुआ था। अगर पूछ ले तेलंगाना जो है इसका गठन अगर पूछेगा तो 2 जून 2014 को हुआ था। और यह जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। और यह जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? भारत का 27वां राज्य। अगर आपसे पूछ ले कि झारखंड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को। और यह जो है बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 28वां राज्य। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो सिक्किम है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 26 अप्रैल 1975 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1975 को। लेकिन यह जो है 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में भारत का संयुक्त राज्य बनाया गया था। पहले बार जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संयुक्त राज्य बनाया गया था? तो हो जाएगा आंसर तुम्हारा 35वां संविधान संशोधन 1974। लेकिन जो है अगले वर्ष 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में। इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दे दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो तुम्हारा हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7E परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा से संबंध। किससे हो जाएगा? इसका जो संबंध है शिक्षा से संबंध है। याद रखना यह उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो है इसका संबंध हो जाएगा शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। कर्नाटक जो है यह भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम खनिज उत्पादन में भारत के प्रमुख राज्य देखेंगे, किनका किनका स्थान जो है वह पहले स्थान पे है, किस किस खनिज उत्पादन में। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कोयला में पहला राज्य जो है कौन सा है भारत का, तो तुम्हारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। कोयला में तुम्हारा टॉप पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि हीरा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले नंबर पे है, तो तुम्हारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले कि तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य भारत का पहले स्थान पे है, क्या तुम्हारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले कि लौह एस के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तुम्हारा उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि चांदी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पे है, क्या तुम्हारा राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। अगर आपसे पूछ ले कि कच्चे तेल के उत्पादन में जो है कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। अगर आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन में
कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो हो जाएगा असम। कौन सा हो जाएगा? असम। अगर आपसे पूछ ले कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो तुम्हारा उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि अभ्रक के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो तुम्हारा झारखंड हो जाएगा। और जो है ये भी याद रखना, अभ्रक के उत्पादन में अगर देश पूछ ले देश, तो देश तुम्हारा हो जाएगा भारत। अभ्रक के उत्पादन में तुम्हारा भारत देश जो है यह पहले स्थान पे है। अगर आपसे पूछ ले कि यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो तुम्हारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगर पूछ ले क्रोमाइट के उत्पादन में कौन सा राज्य, तो तुम्हारा उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। अगर आपसे पूछ ले कि मोनोजाइट के उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो यह केरल जो है, केरल राज्य पहले स्थान पे है। मोनोजाइट जो है यह थोरियम के भंडार होते हैं। किसके भंडार होते हैं? थोरियम के भंडार होते हैं, जो केरल राज्य में जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। भारत जो है इसके उत्पादन में पहले स्थान पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामानुजाचार्य। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, रामानुजाचार्य। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है। शिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरल। केरल राज्य जो है यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। कौन सा नहीं है? विधान परिषद। अगर आपसे पूछ ले कि विधान परिषद जो है भारत के कितने राज्यों में है, तो भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन से 6 राज्यों में है? तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विधान परिषद की जो स्थापना है यह संविधान के 169वें अनुच्छेद में है। किसमें है? 169वें अनुच्छेद में। और जो है भारत में कुल इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं, जिनमें से 6 राज्यों में जो है तुम्हारी विधान परिषद है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में, बिहार में है और उत्तर प्रदेश में है। अगर यहाँ पर पूछ ले विधान परिषद में सर्वाधिक सीटों की संख्या कहाँ है, तो तुम्हारे उत्तर प्रदेश में है। टोटल जो है 100 सीट है। कितनी सीट है? 100 सीट है। वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश जो है विधान परिषद की मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ से जो है खत्म कर दिया जाए। और एक राज्य है जो पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये जो है विधान परिषद की मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ जो है विधान परिषद शामिल कर ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड हार्डिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम हार्डिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स आपसे कहते हैं, फिर से कह रहे हैं कि यह क्लास जो है आप पेपर के टाइम तक नहीं ना छोड़िए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में 100% मिलेंगे। अगर आपसे पूछ ले हार्डिंग जो है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, या 1910 से 1916 तक भारत में जो है वायसराय रहा था। अगर आपसे पूछ ले कि 1911 में जो है 1911 में ही इसी के समय बंगाल विभाजन जो है रद्द हुआ था। कब रद्द हुआ था? 1912 में। अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली जो है, दिल्ली भी इसी के समय 1911 में भारत की राजधानी बनने की घोषणा होती है और 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी जो है बन जाती है। ये भी याद रखना। और 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग बम कांड होता है, जिसमें भाई बाल मुकुंद को जो है फांसी की सजा होती है। हालांकि इनके साथ में और कई लोगों को जो फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं तुम्हारे बम कांड में भाई बाल मुकुंद ही होते हैं। अगर आपसे पूछ ले, इन्हीं के समय में 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना होती है। इसकी स्थापना करते हैं लाला हरदयाल और इसकी स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। कहाँ होती है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में जो है इसकी स्थापना होती है। ये भी याद रखना। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, क्वेश्चन ढूंढने में, तो आप लोग जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें और जो है उन लोगों से चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में महावीर स्वामी से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है आपका कोई भी प्रश्न अब गलत नहीं होगा यहाँ से। अगर आपसे पूछ ले कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे,
तो इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। इन्हीं का नाम होता है, दूसरा नाम होता है आदिनाथ। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। यही जो है जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 22वें नंबर के संस्थापक 22वें नंबर के कौन थे तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर, तो तुम्हारे थे अरिष्टनेमी। कौन थे? अरिष्टनेमी। यह जो थे, कहा जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। किसके? भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। 23वें नंबर के तीर्थंकर तुम्हारे थे पार्श्वनाथ, और जो है 24वें व अंतिम तीर्थंकर तुम्हारे थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया परीक्षा में कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो तुम्हारे थे महावीर स्वामी। अगर आपसे पूछ ले कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 599 बीसी, कुंडलपुर, वैशाली बिहार में। कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में। अगर आपसे पूछ ले कि इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम अगर पूछ ले तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि महावीर स्वामी जो हैं, इनके बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। यही तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा गया था, वर्धमान। तो इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी करवाए दे रहे हैं कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि महावीर स्वामी जो है, इन्होंने गृह त्याग कब किया था, तो इन्होंने अपने 30 वर्ष की आयु में जो है घर को छोड़ दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या करने के बाद हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद में। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपसे पूछ सकता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में, उससे पहले इनका नाम हुआ करता था वर्धमान। क्या हुआ करता था? वर्धमान। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में ये जो है महावीर कहलाए। क्या कहलाए? महावीर। अगर पूछ ले आपसे इन्होंने जो अपने उपदेश हैं किस भाषा में दिए हैं, तो इन्होंने अपने उपदेश जो दिए हैं प्राकृत भाषा में दिए। किसमें दिए हैं? प्राकृत भाषा, या फिर इसको कहते हैं अर्धमगधी भाषा में जो है अपने उपदेश दिए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 527 बीसी में। कब हुई थी? 527 बीसी, पावापुरी राजगिरी, राजगीर बिहार में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने जो है त्रिरत्न दिए थे, उनका नाम था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जो है त्रिरत्न थे। अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछेगा तो उसमें हुआ करते थे बौद्ध, धम्म और संघ। उनके 3 ये त्रिरत्न थे, बौद्ध, धम्म और संघ। इनके जो तुम्हारे हैं वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इनसे संबंधित एक पुस्तक है, उसका नाम है कल्पसूत्र पुस्तक। इसको अगर पूछ ले किसने लिखा है, तो इसको लिखा है भाद्रबाहु ने। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। ये जो भद्रबाहु है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और यह पुस्तक जो है महावीर स्वामी से संबंधित है। ठीक है, ये भी याद रखना। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और जो है चैनल भी सब्सक्राइब करें।